हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं जो लास्ट ईयर हमारे पास पैट का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसमें आज हम शामिल करेंगे भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, और प्लस शामिल करेंगे हम उसमें ज्योग्राफी। ठीक है। तो जैसे कि अपने पास पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है। और यह काम क्या करती है, कार्य क्या करती है, पौधों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए का काम, प्लस उसको संरचनात्मक ढांचा प्रदान करने का काम। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो म्यांमार, चीन, यूएई, मालदीव। देखो भारत जो है अपने पास 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और 9 देश कौन कौन से हैं बे। तो म्यांमार, चीन, मालदीव। ठीक। म्यांमार, चीन, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है यूएई, जो हमारा पड़ोसी देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 22 मई, 15 दिसंबर, 10 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य क्या है, तो विविधता से, जैव विविधता के मुद्दों से संबंधित जागरूकता फैलाना ही इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में ही स्थित है और उसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 352 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो हंगेरियन फोरिन हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और उसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी है हंगरी की बुडापेस्ट। ठीक है, राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना हमारे पास पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश का जो गठन होता है वो 1953 में होता है। तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश किस भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना। तो तेलुगु भाषा के आधार पर बना है भारत का पहला राज्य। मद्रास से अलग हुआ 1953 में। 1953 में प्रथम राज्य बना भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 18 वर्ष लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है। और इसके अगर हम जनपद की बात करें कहाँ कहाँ ये प्रमुख है, तो हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में ये बहुत ही फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हो जाती है 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। कहाँ होती है, फ्रांस, पेरिस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किसने पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक लिखी है। देखो पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक जो है वो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। इसने लिखी है स्वामी विवेकानंद ने, बहुत ही फेमस पुस्तक है। जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वैसे ही इतनी फेमस पुस्तक है ये कौन सी, पावर्स ऑफ द माइंड, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखित पुस्तक। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसमें हम ये भी देख लेते हैं, गोरा उपन्यास की जो रचना की है, ये गोरा एक उपन्यास है, उसकी रचना किसने की है। तो उसकी रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, किसने की है, रविंद्रनाथ
टैगोर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, संगमरमर पर पित्राधुरा तकनीक जो है, ये रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो है वो किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ है? तो वो हुआ है शाहजहाँ के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ है पित्राधुरा तकनीक का काम। और इसमें जो होता है वो रंगीन पत्थर की जड़ाई होती थी, ठीक है। और जिसका हम महत्वपूर्ण एक नायाब नमूना देख सकते हैं वो है एतमादुल्ला का मकबरा, ठीक है। बहुत ही फेमस उदाहरण है इसका पित्राधुरा तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है? तो प्रथम बौद्ध संगीति, देखो चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया है वो राजगीर बिहार में किया गया है, ठीक है। राजगीर या राजगृह बिहार में किया गया है। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में इसका वो हुई थी, वैशाली में हुई थी, सर्वकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में। देखो शासनकाल, अध्यक्षता और इनकी डेट और इनका स्थान भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति के अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तथा अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में हुई है वसुमित्र की अध्यक्षता में। और इसका जो काल था यानी कि उसके जो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम पियदस्सी भी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर भगवान, ठीक है, भगवान महावीर या महावीर स्वामी। तो मौर्य सम्राट अशोक का नाम क्या था? देवानाम पियदस्सी भी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अशोक को उसके अभिलेखों में देवानापिय भी कहा गया है, ठीक है। भाब्रू अभिलेख में से प्रियदर्शी कहा गया है। उसके 4 अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। ये अभिलेख कौन कौन से हैं? मास्की, गुजर्रा और नेतुर और उदयगोलम, 4 अभिलेख हैं जिसका नाम उसमें अशोक मिलता है, ठीक है। भाब्रू अभिलेख में इसको क्या कहा गया है? प्रियदर्शी भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन था? तो भारत में जो शासन था गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त सम्राट, मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट या शुंग सम्राट। तो मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट, शुंग सम्राट, ठीक है। तो किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का शासन था। 1600 ईस्वी पूर्व में क्या होती हमारे 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में हमारे पास क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया है भूदान आंदोलन। और किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है, ठीक है। भूमि सुधार एक आंदोलन था। कौन सा? भूदान आंदोलन एक भूमि सुधार आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुष तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ठीक है, यानी कि गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुष तक न सीमित रखने के लिए राजी किया था। तो उसका आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन सी महिला है? कमला देवी चट्टोपाध्याय है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो दांडी नामक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय सामाजिक कार्यकर्ता कार्यकर्त्री थी, ठीक है, कार्यकर्त्री थी, जिन्होंने क्या कहा था? जिन्होंने कहा था पुरुषों तक सीमित न रखा जाए केवल, ठीक है, आंदोलनों को। नमक कानून, ये देखो नमक कानून तोड़ने वाला ही हिसाब है यही। जब नमक कानून तोड़ा था उन्होंने, गांधी जी ने, तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नमक कानून तोड़ने वाला कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, अहमदाबाद में, ठीक है। और दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़कर ये खत्म हुआ था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी 1789 में फ्रांस की क्रांति से के साथ हुई, ठीक है। परंतु इसमें देखो विद्वानों का मतभेद है, तो इसका आंसर आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है? यानी कि बम्बई से सिंध प्रांत
अलग हुआ है। तो किसके द्वारा हुआ है? भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो पैट के सिलेबस में भारत सरकार अधिनियम 1935 अलग से डिफाइन किया हुआ है सिलेबस में ही, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान बम्बई से सिंध का निर्माण 1937 में हुआ है। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत? इसमें हमसे अधिनियम पूछा है, ना कि डेट, ना कि वो पूछी है कब हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रसिद्ध नारा जो है अपने पास दिल्ली चलो, ये चलो दिल्ली का नारा किसने दिया है? दिया सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। ठीक है, आईएनए, देखो हम देख लेते हैं, उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए को प्रेरित करने के लिए तब किया था जब आईएनए ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा जो दिल्ली चलो है वो किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? आर्थिक क्या है? जो पैसों से लेन देन, शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता। देखो पानी की उपलब्धता एक ऐसा कारण है जो एक ऐसा आर्थिक कारण है, आर्थिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच किस के बीच स्थित है? भारत नेपाल, भारत भूटान, नेपाल और तिब्बत। तो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई इसकी 8848, याद रखनी है 8848। कहाँ स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। किस किस के बीच है? नेपाल और तिब्बत के बीच है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? देखो भारत में जो अक्टूबर में गर्मी होती है इसका मुख्य कारण बताना है। तो मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बस हमारे पास, भारत का जो मानक समय है, ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीच सिंचाई। तो ये सभी जो है अपने पास तीनों ही ऑप्शन हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई है, 1966 में हुई है। और हरित क्रांति की जो भारत में हरित क्रांति की जनक है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है, उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है वो। कौन सी नदी? कोसी नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बरसात के दिनों में उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण कोसी ही नदी बनती है। कोसी नदी निकलती कहाँ से? तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम स्वीकृति है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो वित्त सचिव, भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय परिषद और वित्त मंत्रालय। तो देखो एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्थापना इसकी 6 अगस्त 1952 को की गई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है एक संवैधानिक निकाय थी, ठीक है, या गैर संवैधानिक निकाय थी? तो एनडीसी जो थी, योजना आयोग और एनडीसी दोनों ही गैर संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, निकाय थे। ठीक है, योजना आयोग तो समाप्त करके नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। ठीक है,
और योजना आयोग क्या था, एक गैर संवैधानिक संस्था थी, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक संस्था या निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से संबंधित होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, प्राथमिक, प्राइमरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी क्या है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कॉमर्शियल बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, तो कौन सा उपक्रम है वो, उपक्रम है वो वैधानिक निगम। वैधानिक निगम, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक उपक्रम अलग से पैट के सिलेबस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, वैधानिक निकाय। क्या है, वैधानिक निकाय। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, तो उसका नाम है वैधानिक निगम। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो वैधानिक निगम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर है, राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का गठन के बारे में प्रावधान करता है, तो ऑप्शन नंबर 124 यानी कि अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, तो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट 208, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति देता है, ठीक है। हाँ, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल कौन सा है, 226 है, और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल